हेलो एवरीवन। अभी तक इस वीडियो सीरीज़ में हमने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा कि कैसे हम डेटा को अलग अलग वेज़ में अरेंज करके हम उनका अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग जगह एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि ट्रीज़ का हायरार्किकल डेटा के लिए यूज़ होता है, हायरार्किकल स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और लिंक लिस्ट का अलग जगह यूज़ होता है, एरे का अलग जगह यूज़ होता है। जैसे हर एक अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का एक अलग अलग एप्लीकेशन है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। ठीक है, तो अब इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम उन डेटा स्ट्रक्चर को कैसे हम अलग अलग एल्गोरिदम्स में यूज़ करके, तो एल्गोरिदम क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। तो कैसे उन एल्गोरिदम्स में हम यूज़ करके उनसे एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि बस डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे हम डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट हमारा कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि आपको एक डेटा दिया है, बस उस डेटा को स्ट्रक्चर करना है। नहीं, आपको उस किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो डेटा होगा उसको हम एक डेटा स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे और उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना होगा। तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? तो वो सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एल्गोरिदम्स। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम्स। तो व्हाट इज़ एल्गोरिदम? सबसे पहली बात है कि एल्गोरिदम होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है। ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर है और हम उसको एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, एल्गोरिदम एक डेफिनेट स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुँचेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ओके, किसी भी इनपुट के लिए अगर हम वो स्टेप्स फॉलो करें तो हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वाई एल्गोरिदम, हमको क्यों एल्गोरिदम की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लो, ठीक है, उसको सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो आप कौन से वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम लिख रहे हो, आप कौन सी जगह पर ये प्रोग्राम लिख रहे हो। अगर आप किसी बहुत ऐसी जगह ये प्रोग्राम लिख रहे हो जहाँ पे बहुत एक्यूरेसी चाहिए आपको, ठीक है, जहाँ पे आप थोड़ा भी गलती हैंडल नहीं कर सकते या फिर बहुत आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो उस जगह पे आपको एक ज़्यादा इफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना होगा। या फिर अगर आपके पास आपकी डेटा साइज़ छोटी होने वाली है या फिर आप कोई स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उतना इम्पोर्टेंस आप नहीं दोगे उस चीज़ को कि आपका प्रोग्राम कितना कंप्यूटेशनली इफ़िशिएंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड हमको हमेशा एक इफ़िशिएंट प्रोग्राम चाहिए होगा। अगर आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो उन सॉल्यूशंस के लिए हमको एक इफ़िशिएंट वे चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बट जो मोस्ट इफ़िशिएंट होगा हम वो यूज़ करेंगे। तो वो मोस्ट इफ़िशिएंट वे हमको ढूंढने के लिए एल्गोरिदम्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड है कि एल्गोरिदम हेल्प्स अस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो गूगल मैप में एक फ़ीचर आता है कि आपको अगर ट्रैफिक है तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि इस रूट पे ट्रैफिक है और हम दूसरा रूट यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आपका बचा। फर्स्ट थिंग आपका टाइम बचा, ठीक है, सेकंड आपका पेट्रोल बचा। ओके, और आपको ये सब पहले से पता है, क्यों? क्योंकि गूगल मैप एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करता है जिससे आपको वो चीज़ वो पहले से बता सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ये हम रिड्यूस कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट उसका यूज़ है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल। तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर की रैम फाइनाइट होती है, 4 GB 8 GB हमारी रैम होती है, तो उस रैम के अंदर हमको एक प्रोग्राम को इफ़िशिएंटली रन करना है। तो हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारे लैपटॉप के रिसोर्सेस या फिर आप कोई कहीं भी आप जहाँ पे भी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ की जो रिसोर्सेस है, जैसे लैपटॉप में रैम होती है, तो उस रैम का एक इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एल्गोरिदम का यूज़ करके। ठीक है, अगर आप कोई एल्गोरिदम है वो आप 1 GB रैम में कर सकते हो। अगर आपने करेक्ट एल्गोरिदम नहीं यूज़ किया तो मे बी 1 GB की जगह आपको 4 GB रैम यूज़ हो जाएगी। ओके, तो इसका हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे स्पेस ज़्यादा या कम लग सकती है अलग अलग एल्गोरिदम्स पे डिपेंड होके। ओके, तो यहाँ पे proper utilization of algorithms, proper utilization of resources can be done with the help of algorithms। तो कुछ डेली यूजेस कौन से हैं जो अभी एल्गोरिदम्स के हम हर रोज़ देखते हैं? तो गूगल
गूगल मैप यूज़ करता है डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम, जो एक ग्राफ एल्गोरिदम है फॉर पाथ फाइंडिंग। तो जब भी हम करते हैं डेस्टिनेशन ए टू बी, अगर हम कोई किसी दो लोकेशंस के बीच में पाथ ढूंढते हैं, तो वो उसमें अब गूगल मैप्स में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स में बहुत सारे अलग मॉडिफिकेशंस भी किए गए, जो कि ट्रैफिक, ये सब डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम में नहीं होता। बट जो एक बेसिक एल्गोरिदम जिसमें यूज़ होता है, जो एक कोर है उसका, वो ये एल्गोरिदम है। सेकंड है कि फेसबुक यूजेस ग्राफ एंड डिफरेंट ग्राफ रिलेटेड एल्गोरिदम टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो फेसबुक में हम हर एक प्रोफाइल एक नोड है। ओके, और अगर सपोज दो ए एंड बी, ये दो प्रोफाइल है और ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे ये ग्राफ्स यूज़ होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी। ओके, तो कोई सी प्रोफाइल है सपोज, और ए और बी के बीच में एक लिंक है, तो ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके, और अगर बी और सी के बीच में भी एक लिंक है, तो ये डिनोट कर रहा है कि बी और सी एक फ्रेंड है। तो अगर ए और सी के बीच में भी एक लिंक है, तो बी ये म्यूचुअल फ्रेंड हो गया ए और सी के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ करके हम फेसबुक ग्राफ और ग्राफ रिलेटेड एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, और हम अगर हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम किसी का नाम टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि लाइक अगर अपन ने फर्स्ट नाम टाइप करना चालू किया, फर्स्ट कुछ कैरेक्टर नाम के आपने टाइप किए, तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाते हैं कि उन कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से नाम हमारे फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसमें भी हम ट्री रिलेटेड एल्गोरिदम, डिक्शनरी एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिसमें ट्राई यूज़ होता है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो ये एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हम ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारी मोबाइल की इम्प्लीमेंट होती है। तो ये हम हमारे डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एल्गोरिदम्स के। ओके, इसके अलावा भी जैसे आप अगर एक गूगल सर्च कर रहे हो, तो वो भी बैकग्राउंड में एक एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हो, तो वो एक एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको गूगल में आप जब भी सर्च करोगे कोई चीज़, तो ऊपर लिख के आता है कि दिस मैनी रिजल्ट्स इन दिस मच सेकेंड्स। ओके, तो वो रिजल्ट जो होते हैं उनका नंबर बहुत बड़ा होता है और बहुत कम सेकंड्स में हमको वो रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, तो बिग डेटा के ऊपर अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ करके, जो उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा को सर्च इफ़िशिएंटली करने के लिए इन एल्गोरिदम्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो यह ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एल्गोरिदम्स के यूज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम अलग अलग एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।